हम कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है, प्रश्नावली में 1.2 पर हम आ गए हैं। जिसके पहले जो उदाहरण होते हैं, उन उदाहरण को हम सबसे पहले करने वाले हैं कि इस प्रश्नावली में हमें जो क्वेश्चन करने हैं, उसके पहले जो गवर्नमेंट बुक बना के देती है, उस बुक में पहले उदाहरण देते हैं कि आपको ऐसे सॉल्व करना है। यदि आप एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करके अपने पेपर में इसको सॉल्व करके लिखते हो, तो आपको ये समझ लो कि पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले आप जैसे गवर्नमेंट आपको बुक में लिख के देती है, तो क्वेश्चंस को आप वैसे ही सॉल्व करना सीखो। बुक में जो उदाहरण है वो एग्जैक्ट मैंने बिल्कुल वैसे ही कि वैसे ही आपके सामने रखा है। आप बिल्कुल इसको देखिए और बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही बुक में है, ठीक है। तो हम पहले इसको सीखते हैं, फिर उसके बाद हम अपने एफर्ट और अपने तरीके लगाते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उदाहरण 5 को देखिए। उदाहरण 5 में उन्होंने बोला है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय और परिमेय संख्याएं मैंने इसके पहले जो क्लास ली है, उस क्लास में मैंने सारे जितने भी नंबर्स होते हैं गणित में, सारे नंबर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, सारे नंबर्स को सिखाया है। यदि आपको वो सीखना है तो वीडियो आप इसको तो पूरा देख लीजिए और इसके लास्ट में आप जाके सबसे पहले नंबर की जानकारी लीजिए। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और आई बटन भी लास्ट में दूंगा, उस पर आप क्लिक करिएगा, जिससे आप इसकी जो अपरिमेय संख्या है उस वाले वीडियो को पूरा परिमेय संख्याएं, जो संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर्स की सारी जानकारी मैंने उसी वीडियो में डाल के रखी है, आपको उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो √3 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, उन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये है कि नहीं, ठीक है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो बताया है, पहले मैंने सिखाया है कि संख्याएं दो टाइप की होती हैं, एक होती है परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। दो टाइप की संख्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, बटे में नहीं लिख सकते, ठीक है, इनको बटे में नहीं लिख सकते, इसको बटे में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको आना जरूरी है, आपको आना चाहिए कि ये परिमेय क्या होती हैं और अपरिमेय क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 1/2 हो गया, जैसे 1/3 हो गया, जैसे 1/4 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या वो होती हैं, जैसे मैंने √3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.732, और इसके बाद यहाँ तक नहीं रहता, ये इन्फिनाइट तक जाता है। इसको आप कभी भी बटे में नहीं लिख सकते, आप कितनी भी प्रोसेस लगा लो, गणित में कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप इन नंबर्स को बटे में लिख सको, ठीक है। तो वो वाले नंबर्स होते हैं जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ, और जैसे आप हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको कुछ समझ आएगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। अब सबसे पहले हम वाइट पेन लेते हैं और इसमें हमें हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि √3 एक कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको प्रूव करना है, हमें मतलब सिद्ध करना है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है और अब हमें प्रूव करना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए कि जो √3 है, √3 तो उन्होंने बोला कि अपरिमेय है, हम इसके उल्टे इसको मान लेंगे, विपरीत मान लेंगे। क्या परिमेय संख्या को होती कौन होती है, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q फॉर्म मतलब कि a/b लिख दिया, जैसा उन्होंने बुक में दिया है। थोड़ा आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं p/q भी ले सकता था। तो उन्होंने क्या बोला कि a/b, हम इसको क्या मान लेंगे, यह एक हमने क्या माना, यह एक परिमेय संख्या मान लिया, इसको क्या मान लिया, यह एक परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है, परिमेय संख्या मान लिया इसको, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहला काम ये हो गया हमारा, तो एक स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये अंडर रूट लगा है, ताकि हम इसको कैलकुलेशन कर सकें अच्छे से। तो अंडर रूट लगा है, तो अब हमें इस अंडर रूट को हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्ष कौन सा, बराबर के इस तरफ वाला और बराबर के उस तरफ वाला, तो दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, क्या बोलेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, √3 है तो इसका होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद a/b है, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का होल स्क्वायर किया तो जिससे हमें आंसर क्या मिलेगा, इस 2 से ये रूट हट जाता है। इसके बाद ए वाला जो स्क्वायर है तो ऊपर भी लग जाएगा और नीचे भी लग जाएगा, ठीक है, नीचे भी लग जाएगा, दोनों आ गए हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो √2 है इसको हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे और 3 को नीचे कर देंगे। वो क्यों करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 2 को, ये क्या होता है कि जो डिवाइड वाली हमने पक्षांतर में जो बेसिक पढ़ा था हमें, तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है, मतलब कि ऋण वाली जो नंबर होते हैं वो गुणा में जाते, सॉरी भाग वाले होते हैं वो गुणा में जाते हैं, ऋण वाले होते हैं वो धन में जाते हैं, ठीक है। धन वाले ऋण हो जाते हैं, ऋण वाले धन हो जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे के पलटते रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ की ये वाला नंबर इस तरफ लेके आ गए, तो मतलब कि बी स्क्वायर को उस तरफ लेके गए और ए स्क्वायर सेम है वहां, और 3 है जो 3 को हम नीचे लेके आ गए। सिर्फ इन दोनों को मैंने अल्दा बल्दी कर दिया, ठीक है, अदल बदल कर दिया। तो इन दोनों को पलट दिया कि इसको वहां कर दिया उसको वहां कर दिया, ठीक है। तो एक ये इक्वेशन हमारी जो फर्स्ट बनती है, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन इक्वेशन यानी पहला समीकरण बनता है। इस समीकरण से हमें यह ज्ञात होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, यदि हमें लिखना है कि समीकरण समीकरण यहाँ पहले लिखना था, समीकरण 1 से ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि ए स्क्वायर किससे विभाजित हो जाएगा, ए स्क्वायर किससे विभाजित होएगा, हो जाएगा, हो सकता है, इसमें देखो लिखा है सीधा, ए स्क्वायर को जब हम विभाजित करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, कि यहाँ पे कोई अगर नंबर लिखा हुआ, यहाँ जैसे मान के चलो मैंने 9 लिख दिया, एक स्क्वायर की जगह 9 लिख दिया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे बी का आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ए स्क्वायर है वो क्या 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल यानी 3 से विभाजित हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे कि ज्ञात होता है कि ए स्क्वायर 3 से 3 से डिविजिबल होगा, क्या बोलेंगे, डिविजिबल होगा, डिविजिबल मतलब विभाजित होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम से भी हो तो इतनी तो हिंदी इंग्लिश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विभाजित हो सकता है, ठीक है, विभाजित हो सकता है, ठीक है, डिविजिबल विभाजित हो सकता है, ठीक है, 3 से विभाजित होगा। तो एक बात और कह सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा ए स्क्वायर किससे डिवाइड करना है हमें, 3 से, ठीक है। इसकी जगह मैंने जैसे 9 लिखा, तो 9 लिखा तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 9 3 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा, 3 को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर बटे 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैंने इस स्क्वायर को हटा भी दिया तो अकेला 3 बचेगा, 3 क्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर अगर ये डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होगा तो ए की वैल्यू भी 3 से डिवाइड होगी। तो ए की वैल्यू भी 3 से डिवाइड होगी, ए की वैल्यू भी 3 से डिवाइड होगी, ठीक है, 3 से डिवाइड होगी। थोड़ा हमें इसको अच्छे से बताना था इसलिए मैं अब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इससे विभाजित होगी, ठीक है, 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 3 से विभाजित होगी, तो अब इसमें एक बात और आती है कि जैसे मैंने बोला कि ए की वैल्यू 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी, तो देखो ए की वैल्यू अगर 3 से विभाजित हो रही है, ठीक है, तो ए की वैल्यू ऐसी भी हो सकती है कि जैसे ए की वैल्यू 3 लिख दिया मैंने, 3 से डिवाइड हो जाएगा, जब भी तो ए की वैल्यू 3 से डिवाइड होगी, ये तो फाइनल हो गया। अब जैसे हमने बोल दिया कि 6 लिख दिया, तो ये भी तो 3 से डिवाइड होगा। हमने जैसे लिखा 18, तो 18 भी 3 से डिवाइड होगा। अब जैसे हमने 15 लिखा तो 15 भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 30 भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये तो सारी वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही, तो ए की वैल्यू क्या 3 अकेली हो सकती क्या, ऐसी तो अनंत वैल्यू हो सकती है। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि जो ए की वैल्यू होगी तो 3 तो होगी, मगर देखो जैसे 3 के मल्टीप्लाई में 2 होगा, 2 हुआ कि नहीं, 3 दूनी 6 बन गया, इसमें भी 3 6 3 18 बन गया कि नहीं बन गया, इसमें भी 3 था तो 3 5 15 बन गया कि नहीं, 3 गुणित 10 बन गया कि नहीं बन गया। मगर सब में 3 शामिल है, बस ये वाली वैल्यू चेंज हो रही, कौन सी वाली वैल्यू चेंज हो रही है, पीछे वाली वैल्यू चेंज हो रही।
तो ये वैल्यू चेंज होने के कारण हम इसको एक ऐसे मन से मान लेंगे कि 3m, ए की वैल्यू 3m के इक्वल होगी। ऐसे मान सकते कि नहीं मान सकते, आप खुद बताओ। ठीक है, तो हमें इतना जो फाइनली जो हम रफ वर्क कर रहे हैं इनको आप इसको ध्यान से देखो कि ऐसा मैंने क्यों किया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया कि ए के इक्वल में वैल्यू जो होगी 3m के बराबर होगी। ठीक है, तो हमारा पहला काम हो चुका है। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो b है, b की जगह क्या जीरो हो सकता है कभी? b की जगह अगर आपने जीरो लगा दिया तो वो परिमेय संख्या कभी नहीं होगी। तो इसमें हम एक बात और लिख सकते हैं कि b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। थोड़ा मैं इसको हटा दूं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। आप इतना पहले सबसे पहले देखो जितना मैंने बताया है, टाइम कितना भी लग जाए, टाइम की टेंशन नहीं है। वीडियो में आप बिल्कुल भी ये भी कोशिश नहीं करना कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, जल्दी जल्दी सीख लूँ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊँ। आप बहुत अच्छे से देखो कि ऐसा क्यों किया, एक एक रीजन मैंने बता दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आप उस बात को समझो। ठीक है, जो हमारी a बराबर 3m जो वैल्यू आई है, ठीक है, a बराबर 3m ये वाली वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो हमने क्या बनाया था, स्टार्टिंग में √3 था, √3 का a अपॉन b आया था, फिर इसके 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपन कितना हो गया, b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इतना यहाँ हम पहुंच चुके, वापस इक्वेशन फर्स्ट में पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी a की वैल्यू थी, a की वैल्यू अभी हमने पीछे से जो लेके आए हैं, a इज इक्वल्स टू कितना 3m बोला ना, 3m वैल्यू आई थी हमारी। तो उस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें हम रख देंगे। तो इसमें हमने जब रखा, ठीक है, तो ये वाला जो हम नीचे पहुंचे तो 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3m का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में कितना आ गया, b स्क्वायर आ गया। सेम वही हुआ। इसके बाद हमने क्या किया कि इसमें b को यहाँ पर लेके आ गए b स्क्वायर, और सामने के लेके आए b स्क्वायर जो हम लेके आए सामने। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। अब ये इसको नीचे लेके आए तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर और m का भी स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। आपको ये समझ में आया, ये नीचे पहुंच गया, ये वाला ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो ये दोनों एक्सचेंज कर दिए। इसके बाद क्या है, 3m स्क्वायर था, तो इसमें 3 पे भी स्क्वायर होगा, m पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप देखिए कि b का स्क्वायर जो लिखा है, लिखा रहने दो, इन दोनों में से 3 मल्टीप्लाई 3 होगा तो इस 3 से ये वाला 3 चले जाएगा, तो 3m स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, 3m स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे लिए 3m स्क्वायर मिला है हमारे लिए, तो अब हमें m स्क्वायर की वैल्यू तक पहुंचना है। ठीक है, जो हमारी m स्क्वायर की वैल्यू आती है, तो m स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये आएगी m स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 3। मतलब मैंने पलट के लिख दिया, यदि आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ। मैंने क्या किया कि यहाँ पर m स्क्वायर सेम रहने दिया, इस बराबर भी वही लगा है, b स्क्वायर भी वही लिखा है, बस 3 को हम लेके नीचे आ गए। ठीक है, तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है, क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि b स्क्वायर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि बी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, बी स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, हिंदी में क्या लिखेंगे, विभाजित होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर जो होगा तो वो 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड होगा, विभाजित होगा। अर्थात ये भी लिख सकते हैं, इसका एक और अर्थ निकल सकता है, क्या निकल सकता है, इसका अर्थ एक और निकल सकता है कि b 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल है, विभाजित है। ठीक है, विभाजित होगा। ये दोनों बात आ गई समझ में, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे, मतलब पिछले उसमें इक्वेशन में भी ऐसे किया था ना। अब आप एक बात बताओ कि हम दो बातें लिख चुके हैं, आप पिछले वाले पेज में देखो, मैंने इसमें लिखा था कि ए डिवाइड हो जाएगा 3 से, बस कंक्लूजन दो निकले। क्या निकले, हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तीसरे पेज पर आ जाओ कि ए 3 से डिवाइड हो जाएगा, ए किससे डिवाइड हो जाएगा, ए 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ए 3 से डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा बी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। दो बातें आ गई सामने की नहीं आ गई। ठीक है, अब हम कैसे बता पाएंगे कि वो रेशनल है कि इरेशनल है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होगा समझ में। ठीक है,
तो मैं आपको बता दूं कि रेशनल नंबर होता है जो थोड़ा अपन अच्छे से विस्तार से समझते हैं। रेशनल नंबर होता है जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। और दूसरा इरेशनल नंबर होता है जिसको हम क्या करते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू फॉर्म में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जो हमारे सामने है, क्या सामने हमारे, पी वाई क्यू फॉर्म। पी वाई क्यू फॉर्म कब बनता है, जैसे 15 बटे हमने क्या लिखा, 3 लिखा, ठीक है। तो इनको हमने जैसे ही काटा तो 5 तिया 15, तो 5/1 बन गया। तो हमें इसमें क्या कॉमन था, 3 कॉमन था ना दोनों में, तब तो ये बना। अगर इसको हमें रेशनल बनाना है तो 5/1 कैसे बना रेशनल, ऐसे ही बना, ठीक है। एक और क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसे हमने लिखा 4/16, ठीक है। तो इनको हमने काटा तो 1/, कितना बन गया, 4 बन गया, 4 चौके 16। तो इसमें 4 कॉमन था, 4 कॉमन था, तो इस 4 को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, तो 1/, हमारा 4 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये जब नंबर बना, तो ये वाला नंबर बना, तो इसमें से क्या कॉमन, कुछ कॉमन निकल रहा। ये दोनों नंबर क्या किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड हो रहे क्या, आप ये बताओ। ये दोनों नंबर क्या किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या। तो जो हमने बेसिक उसमें नंबर सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया था आपको कि जो को प्राइम नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर, समझना बात को। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें से एक कॉमन निकले। जैसे 2 और 3 लिखा है, उसमें से क्या कुछ और कॉमन निकल रहा था, निकला क्या, एक कुछ भी कॉमन, सिर्फ एक निकल सकता है। जैसे हमने 4 और 6 लिखा, तो इसमें से क्या कुछ कॉमन निकल रहा, तो हाँ, एक तो निकली गई और 2 भी निकल रहा है, क्योंकि 2 गुणित गए 2 और 2 गुणित गए 3। तो इसमें से देखो दो दोनों में है कि नहीं है, तो 2 कॉमन निकल आएगा। तो ऐसी को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो। तो मैंने तो को प्राइम नंबर से ही मिलके क्या बनता है, रेशनल नंबर। जो पी बाई क्यू होते हैं, तो पी और क्यू जो होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिखते हैं रेशनल नंबर को। तो पी और क्यू दो प्राइम को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर मतलब कि सह अभाज्य संख्याएं, जिसको किसी से डिवाइड ना किया जाए, अभाज्य, ठीक है। सह अभाज्य मतलब कि दो ऐसी संख्याएं साथ में होंगी जो किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगी, समझे बात को। तो वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर। अभी आप छोटी क्लास में हो तो मैंने थोड़ा अच्छा बेसिक बता दिया, गहराई तक हम फिर से क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने क्या माना, परिमेय संख्या। अपरिमेय परिमेय को समझो कि इसको डिवाइड में नहीं लिख सकते, इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। तो मैंने इस नंबर को डिवाइड में लिख दिया और ए और बी को ऐसी वैल्यू माना कि ये दोनों क्या हैं, हमारे पास को प्राइम नंबर है। हमने ये माना को प्राइम नंबर मतलब कि सहभाज्य संख्याएं हैं। और जब मैंने इक्वेशन बना के सॉल्व किया तो आखिरी में हमें ज्ञात ये हुआ कि ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और देखो बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 3 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ए और बी दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या दोनों को प्राइम नंबर होंगे क्या। परिमेय संख्या में तो दोनों को प्राइम नंबर होते हैं, परिमेय संख्या में मतलब कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। मगर यहाँ पर दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों 3 से डिवाइड हो रही हैं, जिससे सीधा सीधा प्रूव होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर मान के मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमें ज्ञात हुआ कि ए और बी, ए अपॉन बी दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, को प्राइम नंबर कभी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, एक के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अतः यह ज्ञात होता है कि यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है √3। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है, मगर हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय परिमेय मैंने क्लियर कर दिया। अपरिमेय वो होती है जिसको हम डिवाइड में नहीं लिख सकते, परिमेय वो होती है जिसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात हम दो ऐसे पूर्णांक a और b इज इक्वल्स टू नॉट 0, ठीक है। मतलब b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नहीं तो वो कभी परिमेय नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पहले इस डाउट को क्लियर कर दिया, ठीक है। इस डाउट को क्यों क्लियर कर दिया कि इसमें ये कभी क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं कि √3 बराबर a अपॉन b। तो इसको क्या मान लिया उन्होंने, इसके विपरीत क्या मान लिया, इसको परिमेय मान लिया, ठीक है। तो परिमेय की वैल्यू क्या होती है, a अपॉन b, या p बाई q भी लिख सकते थे, हम उससे भी सॉल्व कर सकते थे, मगर हमने ये a अपॉन b लिख दिया। और हमने सबसे पहली जो फर्स्ट क्लास ली थी उसी में मैंने बता दिया था कि p बाई q या q a बाई b इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती, इसलिए इन पर निर्भर नहीं रहना कि ये हमेशा फिक्स होंगे, ठीक है। यदि a और b में
एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, हमने बोला उभयनिष्ठ यानी कोई कॉमन हो उसमें, इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन हो। बाद में तो हमें 3 कॉमन मिला था, हमने सॉल्व किया था। तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सहअभाज्य बना सकते हैं। ठीक है, तो उस गुणनखंड से, इसमें यदि देखो इसमें कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम किससे, गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सहअभाज्य बना सकते हैं। बताएं, जैसे हमने अभी मिनी बोर्ड पर किया था, देखो आप मिनी बोर्ड पर, जैसे हमने लास्ट वाले पेज पर हमने किया था कि देखो हमने जो इसमें दोनों में कॉमन हो दोनों को हम काट के 5/1 दोनों को क्या बना सकते हैं, सहअभाज्य बना सकते हैं, मतलब कि को प्राइम बना सकते हैं। ये बोला था, ये मैंने सिखाया था। तो देखो इसमें यही बोला है उन्होंने कि ए और बी सहअभाज्य बना सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि इनको सॉल्व किया तो यहाँ पर b इक्वल टू √3/a आ गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तथा पुनर्स्थापित किया, मतलब कि पक्षांतर किया, और हमें 3b² इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्राप्त हुआ। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। तो देखो इन्होंने डिवाइड में लिखा नहीं है, नहीं तो इसको डिवाइड में लिख देते, थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाती, इसको ऐसे बटे में लिख देते तो पता चल जाता, इसको हम हटा देते तो यहाँ ये आ जाता सीधा सीधा। तो इससे हमें क्या पता चला कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.2, इसके पहले कोई प्रमेय आपके उदाहरण में होगी, तुम देखना उसमें, तो उन्होंने उसमें यही समझाया होगा कि 3 से ए को विभाजित करेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने समझाया था कि चाहे आप 9 लिख दो चाहे 3 लिख दो, इसका ए का स्क्वायर मतलब कि क्या होगा, 9 होगा, और सीधा 3 की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू सीधी 3 होगी, से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम ए स्क्वायर ए इक्वल्स टू 3c लिख सकते हैं, हमने 3m माना था वहां पे, याद करो। तो जहां c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है, कोई नंबर दशमलव वाला नंबर नहीं है, पूर्णांक है। पूर्णांक समझते हो, कोई दशमलव दशमलव बटे बटे कुछ ना हो, सीधा सीधा पूर्णांक हो, 2 का गुणा कर सकते, 3 का गुणा सकते, सीधा सीधा नंबर हो। तो a के इस मान को 3b², फिर इसमें क्या कर दिया, प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है। तो इस वाले जो नंबर है, ये वाला जो नंबर ए की वैल्यू को हम इसमें रखते हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं, इसकी वैल्यू को जैसे हमने इसमें रखा तो हमारे पास ये वाला सॉल्व ए प्राप्त होगा। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते थे, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी अपॉन क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, ऐसे लिख सकते थे। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि 3 बी को डिवाइड करेगा और बी स्क्वायर दोनों को डिवाइड करेगा। बात वही बोली उन्होंने जो मैंने सॉल्व करवाया था। ठीक है, इसका अर्थ है कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए प्रमेय 1.3 एक कोई प्रमेय होगी इसके पहले, उसमें बताया हुआ कि b भी 3 से विभाजित होगा, बस वही बात उन्होंने कह दी। ठीक है, ऐसे तो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको जो प्रमेय पुराना नाम नहीं लिखना, जो आपको पता है बस वही लिखना है। ठीक है, ए स्क्वायर में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 है, ए और बी में दोनों में उभयनिष्ठ 3 हो रहा है कि नहीं। देखो ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि इसके अंदर 3 घुसा होगा, इसके अंदर 3 अंदर होगा, इसके अंदर जब तो ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसके अंदर 3 पाया जाता होगा। चाहे जैसे आपने 6 लिखा तो 6 को 2 गुणित का 3 लिख सकते कि नहीं, जैसे आपके सामने जैसे 6 लिखा है, इसको अच्छे से समझो। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में कम बताना है। जैसे उन्होंने लिखा कि ए को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बी को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 को डिवाइड कब कर सकते हैं, जब जैसे 6 लिखा है तो 6 को हम डिवाइड कब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें के अंदर 3 शामिल है। ठीक है, जब तो ये कटेगा। यहाँ पर कि जैसे हमने 18 लिखा है तो 6 गुणित का 3 से बना होगा 18, जब तो वो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 पाया जा रहा है, ए और बी के अंदर 3 पाया जा रहा है, तो क्या ये सहअभाज्य हो सकते हैं। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। देखो 3 है कॉमन, जब तो वो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के गुणनखंड क्या है, 3 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, मतलब कि जो हमने को प्राइम नंबर मांगने थे, जो सहअभाज्य माने थे, जो सहअभाज्य माने थे, वो क्या है, सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि उसमें 3 कॉमन है। इसलिए देखो उन्होंने बोला है हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं तो पता चलता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कक्षा 9 में हमें बताया था ये भी उन्होंने, और आगे अंतर बता दिए सारे कि परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग, यह अंतर एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तथा एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ये ज्यादा थ्योरी हो रही है, इस पर थोड़ा सा कम फोकस करो। ठीक है, अब इसको इग्नोर करो, हमारा क्वेश्चन कहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ तक हो गया खत्म। ठीक है, ये जो हमें बताना था मैंने आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको फिर से रिपीट करके देखना, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे समझदार लोगों के लिए है और ये समझना भी आना चाहिए। और जो मिनी बोर्ड पे मैंने बताया था, जो मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व क्यों कराया था, ताकि आप लोगों को पूरी गहराई से बात समझ में आ जाए
टाइम कितना भी वेस्ट हो कर लो, एक बार कर लो, एक बार उस बात को समझो आप कि को प्राइम क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, मतलब परिमेय क्या होते हैं, अपरिमेय क्या होते हैं, सहभाज्य क्या होते हैं, उसमें अवयनिष्ठ क्या होते हैं। ये कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे, आप इन वर्ड को क्लियर करो सबसे पहले, ठीक है। जैसे एक अपरिमेय वर्ड हो गया, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद एक कौन सा है, उभयनिष्ठ वर्ड, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। उभयनिष्ठ के अलावा और कौन सा वर्ड है, एक अपरिमेय उभयनिष्ठ, सहअभाज्य, सहअभाज्य। ये इन कुछ शब्दों का खेल है इन क्वेश्चंस में, अगर आपको ये नहीं आती तो आपको फिर नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपको आने चाहिए, ये पूरा क्वेश्चन इन पर निर्भर है, ठीक है। तो इनको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। ये इरेशनल हो गए, ठीक है, इरेशनल, इरेशनल से समझ में आ जाएगा, पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लग सकते। ये कौन सा हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है। ओबनिस्ट मतलब कि कॉमन, जो दोनों में पाया जाए, कॉमन होता है। सहवाज जो होते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जिनमें सिर्फ कॉमन सिर्फ एक निकले, इसके अलावा कुछ भी कॉमन ना निकले, वो क्या होते हैं, सहवाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा छठवां उदाहरण है, 1.2 प्रश्नावली में पहले जो उदाहरण पढ़ते हैं इसमें छठवां उदाहरण है, ठीक है। इस छठवें उदाहरण में कुछ नहीं करना है हमें, बिल्कुल ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि 5 - एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके विपरीत उन्होंने वैसे ही सेम टू सेम माना, क्या, इस वाले नंबर को 5 √3 a/b मान लिया, ठीक है। इसको क्या मान लिया उन्होंने, प्राइम नंबर। √3 को हम एक तरफ छोड़ देते हैं, ठीक है, √3 को हमने एक तरफ छोड़ दिया, बाकी को पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर मैंने बताया था, ये 5 था क्या का, प्लस का था, तो इस तरफ आके माइनस का होना चाहिए, वो प्लस का होना चाहिए। तो थोड़ा मैं पक्षांतर आपको बता देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकती है। a/b सेम है, √3 को तो हमें एक तरफ रखना है, तो ऐसा कर सकते हैं यार, देखो मैं आपको बता दूं, 5 जहाँ है वहाँ रहने दो, सिर्फ इसको हम लेके इस तरफ आ गए, तो ये माइनस का हुआ क्योंकि इस तरफ प्लस का था, बराबर लगा था वहीं लगा है। √3 क्या का था, माइनस का था, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो ये सेम हो गए। इसको हमने वैसे ही समीकरण को पुनर्स्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये पक्षांतर करने पर हमें ये प्राप्त होता है। तो √3 की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, इसको अलट पलट के लिख देंगे। √3 जैसे लिखा है तो इसके बराबर में क्या लिखा हो, क्या हो गया हमारा, 5 - a/b। इसमें थोड़ी साइन चेंज होंगे, इसमें साइन चेंज नहीं होना, सिर्फ मैंने उसको पलट के आईने की तरह बस रख दिया, ऐसे पलट के घुमा के, ठीक है। तो हमें a/b एक पूर्णांक है, a/b क्या एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो a एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इसलिए अब हम बोलने लगेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको थोड़ी हम बार बार प्रूव करेंगे, ठीक है। परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। देखो 5 जहाँ है उसको रहने दो, इसकी अगर कोई एक वैल्यू हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। करके बताएं मैं, देखो 5 - a/b, ठीक है, क्या लिखा है, 5 - a/b, ठीक है। इसको हम क्लियर कर देते हैं, 5 - a/b, ठीक है, 5 - a/b, ठीक है, ये है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5 - a/b की वैल्यू जैसे हमने 2/3 कर दी, तो एक को प्राइम नंबर है, इनमें से कॉमन एक ही निकाला जा सकता है, और कुछ निकल रहा क्या, नहीं निकल रहा, ठीक है। इन दोनों को क्या किया हमने, त्रिक गुणा किया या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हमने पहले बेसिक में पढ़ाया है। 5 × 15 - 2 बटे कितना हो गया, 3। तो आगे आंसर क्या आ गया, 13/3। तो ये बताओ, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, ठीक है। और इसमें को प्राइम नंबर दोनों शामिल हैं, को प्राइम नंबर 13 और 3, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। बताओ किसी टेबल में 13 मिलता क्या, बताओ, मिलता, 12 तो मिलता है, 14 मिलता है, 13 नहीं मिलता कभी, ठीक है। 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है, परिमेय संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेशनल। तो ये जो नंबर हमारे सामने लिखा है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें जो दोनों नंबर हैं वो क्या है, को प्राइम नंबर है, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। ये थोड़ा प्राइम लिखा गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब कि परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। और इसके बाद नीचे क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें से एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर इसके बाद ये मैंने बता दिया। अब वापस चलते हैं हम उसी पेज पर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला था उन्होंने कि 5 - a/b एक परिमेय संख्या है, इसकी वैल्यू रख के हमने इसको सॉल्व किया था, 13/3 आ गया था, तो क्या एक परिमेय संख्या बन गई। बाकी
अर्थात में उन्होंने क्या बोला कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो हम पिछले देख चुके हैं। तो आप ये बताइए कि परिमेय, देखो नंबर्स अगर बराबर बीच में लगा है तो इन दोनों को बराबर ही माना जाएगा, जो ये है वो ही वो है, इनको अलग अलग कभी नहीं मान सकते, ठीक है। जैसे आपने बोला कि किसी चीज की वैल्यू किसी चीज की वैल्यू ये है, अगर ये दोनों फिक्स वैल्यू है तो इन दोनों को एक से ही माना जाएगा, अलग अलग थोड़ी माना जाएगा। बराबर का मतलब क्या होता फिर, ठीक है। तो बराबर का मतलब ये होता कि ये है जो वो ही है, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें देखो उन्होंने क्या बोला कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर इस हिसाब से बोला जाए, इसका आंसर अगर परिमेय आ रहा है, क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है इसका आंसर, तो इसका भी आंसर तो परिमेय होगा ना, इसको भी तो हम परिमेय मानेंगे। मगर ये दोनों बातें गलत हैं, ये तो सही है मगर ये बात तो गलत है। तो इसलिए परंतु इसलिए तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, जो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें विरोधाभास अपनी गलती और कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। 5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इस बात पे आप बार बार घूमना नहीं कि कभी अपरिमेय बोल रहा है कभी परिमेय बोल रहा है। अपरिमेय एक्चुअल में वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अपरिमेय संख्या हमने सिर्फ माना है, उसको मान के हमने सॉल्व किया है, ठीक है। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, एक ही पेज था तो मैंने आपको इसको बता दिया। अब नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं। ये हमारा 7वां उदाहरण है। 7वें नंबर के उदाहरण में उन्होंने क्या बोला है कि दर्शाइए कि √3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। कहानी सेम वही है, अपरिमेय संख्या। देखो शॉर्टकट में चलते हैं, ये कहानी मत पढ़ो, इसको बस पढ़ो सीधा। √3 है a/b, एक परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। इसको जैसे सॉल्व किया, 3 को हम नीचे लेके गए, ठीक है। तो a/3 भी है जो, तो ए इसकी अगर हम वैल्यू रखेंगे कुछ भी, तो ये एक परिमेय संख्या की जैसे व्यवहार करेगी कि नहीं करेगी, रख के बताऊं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। a/3b, यहाँ पे हमें कोई भी क्या लेना है, को प्राइम नंबर लेना है, सहअभाज्य संख्या लेना है। तो 3 बटे क्या हमने ले ली, 4, 3/2 ले ली, 4 भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, 3/4 ले ली, ठीक है, क्योंकि इसमें से कॉमन सिर्फ एक ही निकलना ना। यहाँ पे क्या 3 था ना, ये वाला, इस 3 को भी हमने लिख दिया तो कितना हो गया, 3/12, ठीक है। इनको हमने काट दिया तो कितना हो गया, 1/4, ठीक है। तो ये एक कौन सा रेशनल नंबर बना कि नहीं बना, रेशनल मतलब कि क्या बना, परिमेय संख्या बनी, ठीक है। परिमेय संख्या याद कर लेना दोनों भाषाओं में, क्योंकि एग्जामिनर ने यदि ऐसा रेशनल लिख दिया तो क्या करोगे, इसलिए आपको तो आना चाहिए ना इंग्लिश हिंदी दोनों में। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ नंबर्स को तो कम से कम समझो आप, अगर इस दुनिया में हो तो, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि यह एक परिमेय संख्या हो गई, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि √2 को हम पहले ही सिद्ध कर चुके कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इससे निष्कर्ष से हमें ये निकलता है कि √3 है, ये पूरी अपरिमेय संख्या है, बस इतना है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि नहीं समझ आए हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको इनको ऐसे अलग से करा सकूं, ठीक है। मुझे लिख के दिखाना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप लोगों को किताब की भाषा भी आना ज़रूरी है। किताब में कुछ लिखा हुआ कंटेंट आपको ऐसा ना लगे कि आपको नहीं बन रहा है, आपको बहुत अच्छे से बुक का सब कुछ आना ज़रूरी है। अब इसके आगे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसको सॉल्व करे कराए नहीं रखेंगे, पहले से करके नहीं रखेंगे। हम एक एक क्वेश्चन को लाइन बाई लाइन, सीक्वेंस बाई सीक्वेंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उदाहरण लिखे हुए थे तो इसलिए मुझे जरूरी था कि लिखा हुआ ही आपको दिखे, ठीक है। थोड़ी इसकी लैंग्वेज को आप बार बार पढ़ो, उसको लैंग्वेज को पढ़ने की आदत बने, आप उसको सीखो, नहीं तो आप आज भी इग्नोर करोगे और हमेशा इग्नोर करोगे और लास्ट में आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। हम सीखने आए हैं यहाँ पर, ना कि हम अपने नंबर्स या कुछ भी ऐसे बनाने आए हैं, अपना काम चलाने नहीं आए। आप सीख जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक मैथ्स बनने लगी। यदि आप नहीं सीखोगे तो आप तो कितने भी याद कर लो, कितने भी क्वेश्चन बार बार कर लो, आप अगर अपने वाले वैसे वाले फायदे को लेके आए कि बस नंबर आ जाए, तो बस वो नहीं हो सकता फिर पॉसिबल, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो जो हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी समझ में ना आता तो जरूर कमेंट करें, ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मैं दे सकूं। और पूरा फ्री कोर्स है, आप पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन पूरा पढ़िए बिल्कुल इस चैनल पर, ठीक है। टेंशन फ्री रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।